के क्षेत्र में एक नई अवधारणा आई है, प्रिवेंटिव थेरेपी। इसको सबसे पहले सिंगापुर ने अपनाया है और इसको अपनाने के बाद जो वहाँ का डाटा आया है, उसका निष्कर्ष ये है कि सिंगापुर सरकार लोगों के बीमार पड़ने पर उनको उनके इलाज पे जितना खर्च करती थी, उस खर्च को बचाने के लिए उन्होंने लोगों को इस बात का कैसे आपकी दिनचर्या हो, आहार, ये विचार हो, खान-पान हो वगैरह-वगैरह। तो इसका जो निष्कर्ष आया कुछ साल, डेढ़ साल के बाद, उसमें ये आया कि जितना सरकार इलाज पे खर्च करती थी, उससे बहुत कम खर्च इस प्रिवेंटिव थेरेपी के प्रचार-प्रसार पे किया गया और इससे बीमारों की संख्या निश्चित रूप से घटी, हेल्थ सर्विसेज का लोड बहुत कम हुआ। तो इस प्रिवेंटिव थेरेपी को अपने प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने भी इसकी सराहना की है इस थेरेपी की। हाँ, एक अच्छी धारणा है। जी, आत्मदीप जी, ये डॉक्टर धीरेन्द्र मिश्रा जी ने जब ये बताया था, पूरा जो स्ट्रक्चर था आशा जी। वर्कर्स का, तो उसमें भी कहीं न कहीं वो प्रिवेंटिव थेरेपी की ही बात हो रही थी कि किस तरह से उसको पहले ही उनको जागरूक करें अपने हेल्थ के विषय के बारे में और लाइफ़स्टाइल से रिलेटेड जो इश्यूज़ रहते हैं उसको लेकर के। तो वो प्रिवेंटिव थेरेपी का उन्होंने ज़िक्र किया था डॉक्टर धीरेन्द्र मिश्रा जी ने। लेकिन वो आप सही कह रहे हैं कि वो सिंगापुर का विषय था, तो वो हाँ, बहुत अच्छे कोऑर्डिनेटेड वे में हो रहा होगा, तरीके से काम हो हुँ, रहा होगा। हमारे यहाँ आबादी भी कम है। हाँ, वो नहीं, हमारे यहाँ वो भी है कि हमारे यहाँ आशा वर्कर्स उतने ट्रेन भी नहीं थे और ढंग से काम भी नहीं कर रहे हैं। वो भी एक विषय सामने आया है। पर ये अच्छी बात है कि भारत में भी अभी कुछ सालों से देख रहे हैं एलोपैथिक डॉक्टर भी पहले केवल बीमारी सुनी है और पर्चा लिख के दे दिया ये खा लेना, ये होता था। लेकिन अब एलोपैथिक डॉक्टर भी ये सजेशन देने लगे हैं प्रिवेंटिव थेरेपी जैसा ही लोगों को कि आप एक्सरसाइज कीजिए, ये तेल की चीज़ें मत खाइए, वैसा मत खाइए, ये फाइबर ज़्यादा लीजिए। ये पहली बार देखने में आ रहा है कि एलोपैथिक डॉक्टर भी इस तरह की जो नेचुरोपैथी है, आयुष से जुड़ी चीज़ें वो बताने लगे। सर पहले भी बताते थे कि आप मच्छरदानी लगाइए। पहले बीमारियां अलग प्रकार की थी। पहले मलेरिया था, डायरिया था तो कहते थे कि यार साफ पानी पियो, पानी उबाल के पियो और मच्छरदानी लगाओ। और आजकल थोड़ा शिफ्ट हो गया। शिफ्ट ऐसा हो गया कि आजकल आपको नॉन कम्युनिकेबल डिसीज होने लगे, डायबिटीज, हाइपरटेंशन। तो उसके लिए ये है। सर हमेशा से हेल्थ डिपार्टमेंट सिंस इंडिपेंडेंस मेन फोकस रहा है प्रिवेंटिव पार्ट में सर। और इसीलिए टाइम टाइम पे चीजें होती गई और अभी तो आशा केयर वर्कर का एक बहुत बड़ा हमारे पास टास्क फोर्स है। और आज के मीटिंग से सर मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने गांव में देखें कि आपके गांव में कौन सी आशा वर्कर काम करती है, क्या क्या सर्विसेज जो डेजिग्नेटेड है वो मिल रही है और क्या क्या नहीं मिल रही है और उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति है। जैसे शिवेन जी ने बताया कि भाई झोला छाप डॉक्टरों को आवाज़ बंद हो गई है। बंद ऐसे कर एक दो तो चीजें जहां पे भी गवर्नमेंट सिस्टम फेल, स्कूल एजुकेशन आपका स्कूल डिपार्टमेंट फेल हुआ तो प्राइवेट स्कूल चालू हो गए आपके, प्राइवेट आपने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नहीं बनाए तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज। सिमिलरली गांव में आपने हेल्थ फैसिलिटीज नहीं स्टैंड कर पाए और प्राइवेट झोला छाप और अनट्रेन्ड अनप्रोफेशनल्स लोग प्रैक्टिस करना चालू किए। तो मुझे लगता है कि आपका ये आशा सिस्टम और एमपीडब्ल्यू और ये एएनएम और ये सिस्टम अगर आपने अपने यहाँ स्ट्रेंथन कर ली तो आपको प्राइवेट सेटअप में झोला छाप डॉक्टर जिसको पता ही नहीं कि कौन से ड्रग का क्या साइड इफेक्ट्स है, क्या इफेक्ट्स है, उनसे आप बच जाएंगे। आप अगर सीरियस हुए तो डेफिनेटली आपको आशा केयर वर्कर बोल देगी कि यार आप अस्पताल चले जाओ, आप वहां पे बच जाएंगे। अगर आपका फर्स्ट कांटेक्ट पर्सन आपको सही इन्फॉर्मेशन मिल गई तो आपको काफी जगह मतलब आपको जो हार्म हो जाता है वो चीजों से आप बच जाते हैं। मुझे लगता है कि सभी लोगों को अपने यहाँ तो एक बार रिपर्कस करना चाहिए कि उनके यहाँ का हेल्थ सिस्टम कैसा है, आशा केयर वर्कर से चीजें कैसे काम कर रही सर, हैं। आशा केयर वर्कर एक बहुत ही छोटे लेवल पे काम करने वाली कहानी है, जिनका काम है सिर्फ एक सुपरविजन और लोगों के साथ तालमेल बैठा के रखना। लेकिन जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है डॉक्टर्स की। इसके लिए जो एक सबसे बड़ा बेहतरीन उपाय जो आया था कि एक्चुअली ये देखा गया है कि स्पेशलिस्ट डॉक्टर तो बहुत दूर की बात है, नॉर्मल एमबीबीएस डॉक्टर भी पीएससी और सीएससी लेवल पर अपनी नियुक्ति नहीं चाहता। वो चाहता है कि उसको शहरी एरिया में या टाउन एरिया में उसको वर्क मिले, ऐसा ज्यादातर पाया गया है। इसकी एक समस्या का हल ये लेके आया गया था, असिस्टेंट मेडिकल ऑफिसर जो होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक में जो काम कर रहे हैं, आयुष के अदर्स ब्रांचेस में काम कर रहे हैं, उनको एक शॉर्ट या क्रैश कोर्स के जरिए से उनको एक असिस्टेंट मेडिकल ऑफिसर्स के रूप में लाकर देश में डॉक्टरों की जरूरतों को पूरा किया जाए। हालांकि देखा जाए तो होम्योपैथिक में भी कुछ डॉक्टरों को कुछ मेडिसिन, एलोपैथिक मेडिसिन लिखना अलाउड होता है,
कुछ आयुर्वेदिक में भी कुछ चीजों को अलाउड किया गया है, कुछ एलोपैथिक मेडिसिन को, लेकिन उसको कुछ और सेफ मेडिसिन लिखने तक के लिए उनको उसमें छूट दी जानी थी, जो कि IMA के विरोध के चक्कर में वो चीज नहीं हो पा रही है। अगर ये प्रावधान होता है असिस्टेंट मेडिकल ऑफिसर्स का सही तरीके से नियुक्ति स्वीकार कर ली जाती है और आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक डॉक्टर्स की जो अपने पास अवेलेबिलिटी है, जो ज्यादातर आप देखेंगे कि छोटे शहरों में और छोटे गांव में या कस्बों में भी काम करने के लिए अवेलेबल हैं और तैयार हो जाएंगे, तो एक बहुत बड़ी जरूरत को पूरा करने में जरूरी एक रेमेडीज के रूप में देखा जा सकता है। दूसरा जो इसका सबसे बड़ा व्यू है कि हमें अधिक से अधिक MBBS डॉक्टर्स की जरूरत है, तो इसके लिए हमको अधिक से अधिक मेडिकल कॉलेजेस की नीड्स है, मेडिकल कॉलेज में सीट्स की नीड्स है। तो इस जगह पे हम, जैसे कि राजस्थान ने इस पे काम किया है कि उन्होंने डिस्ट्रिक्ट जो हॉस्पिटल्स थी उसको बहुत ज्यादा कन्वर्ट किया है मेडिकल कॉलेजेस में, और गवर्नमेंट्स ने भी इस तरीके के कुछ प्रोग्राम्स को रिकमेंड कर रही है कि जो अब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं उसको मेडिकल कॉलेजेस में जो है उसको बदला जाए, ताकि कुछ प्रैक्टिसेस बढ़ने से और कुछ स्टडीज बढ़ने से जो डॉक्टर्स हैं वो एक नई उसकी ब्रांचेस बढ़े। हो सकता है कि मेरे बोलने के शब्दों में थोड़ा हेर फेर हो, लेकिन इसी तरीके की इसी भावना के साथ में अगर काम किया जाए तो निश्चित तौर पे एक बहुत बड़ी जरूरत को फुलफिल किया जा सकता है, क्योंकि हमेशा हमारे देश का एकमात्र रोना यही है कि हमारे पास काम करने वाले लोग कम हैं, हमारे पास संसाधन कम है, और इसी रोना को रोके हम अपनी जो प्रैक्टिसेस है और सर्विसेज हैं उसको सुधार नहीं पा रहे हैं। शहरों में तो हम देखेंगे कि हमारे पास इलाज करने के लिए बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, बहुत सारी फैसिलिटीज है, उसके बाद भी हम जाएंगे तो भी हमें वो लगता है कि वो कम है। क्यों? क्योंकि जिस स्पीड्स में हमको ट्रीटमेंट या ओपिनियंस मिल रहे हैं उस स्पीड्स में शायद हम सेटिस्फाइड नहीं है कि वो हमारे लिए एक प्रॉपर मेडिकल सर्विसेज या अच्छी सर्विसेज जैसी हम चाहते हैं वैसी है। हो सकता है कि मेरी बातों में कुछ खामियां हो, लेकिन कुछ लोग मेरे से सहमत भी होंगे और कुछ असहमत भी होंगे। देवेंद्र जी की बात के संदर्भ में अभी बताना चाहूंगा कि भारत सरकार ने हाल में एक टास्क फोर्स बनाई है, उसमें करीब 1 दर्जन अलग अलग विशेषज्ञों के ग्रुप बनाए गए हैं, और ये सब इसी पे काम करेंगे, अपनी रिपोर्ट देंगे जिसको विचार करके भारत सरकार लागू करेगी कि किस तरह एलोपैथी के साथ आयुष की जो विभिन्न विधाएं हैं, अल्टरनेटिव मेडिसिन की और जो थेरेपी है उनका प्रयोग किया जाए। क्योंकि कई चीजों का एलोपैथी में नहीं है, लेकिन आयुर्वेद में किसी चीज का नहीं है, उसका होम्योपैथी में है। तो इनका सर, इसको एक्चुअली डिसीजन पे नहीं लेके जाया जा रहा है, मैं वही बात बोल रहा हूँ कि एक्चुअली ये रूल्स में नहीं आ पा रहा है, ये सिर्फ अंडर प्रोसीजर है, यही दिक्कत है। शुरुआत हुई है अभी तो। ये है कि ठीक है, चलिए मैं कह रहा हूँ कि आगे क्या रास्ता, देवेंद्र अग्रवाल जी आपने बोला कि हमें काफी ज्यादा डॉक्टर्स की जरूरत है, ये एक फ्यूचर प्रोजेक्शन है, और बहुत ही मतलब रियलिटी में जिस तरह से कमी से देश जूझ भी रहा है डॉक्टरों की कमी से, वो हकीकत है। लेकिन मुझे लग रहा है कि साथ में हमें इस बात की भी जरूरत है कि जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है वो अकाउंटेबल नहीं है, उसमें पारदर्शिता नहीं है, और उस वजह से बहुत मतलब ना आप देख रहे हैं कि किस तरह के मेडिकल कॉलेज मेडिकल कॉलेजेस एक स्कैम के रूप में चल रहा है, ऑर्गेनाइज स्कैम बोलता हूं मैं उसको, क्योंकि ये जो डॉक्टर्स जिनको डिग्री मिल रही है वो जनता के हेल्थ के साथ खिलवाड़ करते हैं। अप्रैल 2020 में ई मेडिकल सर्विसेज गवर्नमेंट ने रूल्स के जरिए से ला चुकी है, इसके जरिए अब आप